बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आपको करना क्या है कि एक कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए और मैं जो एक्सप्लेन करूं उसको नोट डाउन करते जाइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर है ज्यूसेपे मैसनी। कौन थे? इसका आंसर क्या है? तो ज्यूसेपे मैसनी। अब देखिए, ज्यूसेपे मैसनी की बात कर लें तो इन्होंने यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। एक संस्था और थी जिसका नाम था यंग यूरोप और यंग इटली, दोनों के ही संस्थापक कौन है? तो ज्यूसेपे मैजनी या मेजनी भी कहीं कहीं इनको कहा जाता है। ये कौन थे? तो ये गणतंत्र के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? गणतंत्र के समर्थक थे और इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने निभाई थी, गैरिबाल्डी ने निभाई थी और काबुल ने निभाई थी। ठीक है। और इन्हीं का एक कथन है कि राष्ट्र मानव की प्राकृतिक इकाई है। ये किसका कथन है? तो ये भी कथन किसका है? ज्यूसेपे मैसनी का है। ओके, इतने पॉइंट्स बनते हैं किससे? ज्यूसेपे मैजनी से। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं गैरिबाल्डी की। इसकी गैरिबाल्डी की। गैरिबाल्डी एक क्रांतिकारी थे और ये नाविक थे। कौन थे? क्रांतिकारी थे और नाविक थे और इनका जन्म हुआ था 1807 में हुआ था। कहां पे? नीस में हुआ था। नीस नामक एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो ये कौन थे गैरिबाल्डी? तो गैरिबाल्डी आपके एक क्रांतिकारी और एक नाविक थे। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कावूर की। काउंट कावूर की मैं बात कर लेता हूं। देखो बेटा, ये राजतंत्र के समर्थक थे। कौन? कावूर। और ये कूटनीतिज्ञ थे। इन तीनों ने मिलकर, किसने किसने? मेजनी ने, कावूर ने और गैरिबाल्डी ने मिलकर कहीं ना कहीं इटली का एकीकरण किया। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं बिस्मार्क की। देखिए, बिस्मार्क ये जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के। और ये जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। आपने सुना होगा कि भारत का एकीकरण किसने किया? तो भारत का एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता है। तो कुछ इसी प्रकार का काम किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? किस वर्ष प्रारंभ किया था? बेटा, इसका आंसर है 1920। ठीक है। इसका आंसर क्या है? 1920। असहयोग आंदोलन क्या था, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, गांधी जी का मानना था कि अगर भारत को आजाद कराना है तो अंग्रेजों के साथ असहयोग करें, अर्थात अंग्रेजों का सहयोग ना करें। कैसे ना करें? तो जितने भी भारतीय थे उनके पास जो उपाधियां थी, ठीक है, उनको त्याग कर, ठीक है, जितने भी भारतीय अंग्रेजों की मदद कर रहे थे वो ना करके, ठीक है, अंग्रेजी स्कूलों को त्याग कर, अंग्रेजी कॉलेजों को त्याग कर, इस तरीके से अगर एक वर्ष तक हम लोगों ने असहयोग कर दिया तो हम लोगों को स्वराज मिल जाएगा। ऐसा मानना था किसका? गांधी जी का। ठीक है। तो ये था असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं 1917 में क्या हुआ था। बेटा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण बेटा बिहार में एक जगह है, वहां पे वही का नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 को हुआ था, ये याद रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 1918 में क्या हुआ था। तो बेटा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे बेटा? तो खेड़ा गुजरात में जगह। कहां पे जगह? गुजरात में जगह। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं 1919 में क्या हुआ था। बेटा 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रॉलेट एक्ट भारत आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से मिली। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है जेम्स ऑगस्टस हिकी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिकी को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय जी की। राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय जी को। और इन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। कब? 1829 में। और बेटा 1929 में क्या हुआ था? तो 1929 में महामंदी आई थी। ठीक है। इतनी बातें इनसे बनती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोग संक्षिप्त रूप में बीजी तिलक के रूप में जानते हैं। इन्हें हम लोग भारतीय अशांति का जनक कहते हैं और ऐसा कहने वाले एक व्यक्ति हुए वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। अब इन्हीं का एक कथन पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि ये किसका कथन है? कौन सा कथन मैं बोल रहा हूँ? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन भी किसका है? बीजी तिलक जी का है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ज्योतिबा फूले जी की। बेटा इनकी एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। तो इस पुस्तक को आप याद रखिएगा। ओके।
ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैव संसाधन है? कैसा संसाधन है? जैव संसाधन है। देखिए बेटा, जैव संसाधन क्या होते हैं? सिंपल सा याद रखिए कि जिस भी संसाधन में जीवन पाया जाता हो, ठीक है, लाइफ पाई जाए, वो उसे ही हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। क्या लोहे में पाया जाता है जीवन? नहीं पाया जाता। क्या चट्टानों में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्या तांबों में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर है मत्स्य। क्या आंसर है? मत्स्य उद्योग, ठीक है, इसे ही जैव संसाधन कहेंगे। और मैं आपको संसाधन की परिभाषा अगर बता दूं, संसाधन की परिभाषा यह है बेटा कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे काम आए, हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये मैं बता देता हूं, जो लोहा हो गया और तांबा हो गया, ये दोनों ही अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन चक्रीय संसाधन है। दोनों ही कैसे संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है और दोनों ही चक्रीय संसाधन है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग, कौन सा शासन का अंग नहीं है? ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर है आपका, देखिए नगर न्यायपालिका, हाँ न्यायपालिका नहीं, शासन का अंग कौन नहीं है? न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्याय दिलवाना। क्या कार्य होता है? न्याय दिलवाना। अच्छा, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है बेटा? पहले मैं विधायिका कार्य बताता हूँ। ठीक है, विधायिका का कार्य बेटा होता है नियमों और कानूनों को बनाना। ये कार्य किसका है? विधायिका का। और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है बेटा? जो नियम और कानून बनाए गए हैं, उन नियम और कानूनों को लागू करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, ये काम होता है किसका? कार्यपालिका का। ठीक है, और न्यायपालिका का काम क्या होता है बेटा? अगर किसी भी पार्टी के बीच में, किसी भी राज्यों के बीच में, किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य कौन करती है बेटा? न्यायपालिका करती है। तो बेटा ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।